दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिजिटल लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। वो है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? विनियर ब्रशेस मिमैक्स से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, याद रखना। तब से इवॉल्व हुई है डिजिटल लाइब्रेरी, तब से ही इवॉल्व हुई है। ये डिजिटल लाइब्रेरी हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिजिटल फॉर्मेट में, जिसको हम कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कहते हैं, या वर्चुअल लाइब्रेरी भी कहते हैं, या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना। पॉइंट नंबर 2 यही है। पॉइंट नंबर 3, इसमें हमें डेफिनेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में, और जिसको हम इजीली फिर एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी डिजिटल लाइब्रेरी की। उसने डिफाइन किया डिजिटल लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें प्रोवाइड करती है रिसोर्स, इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करती है, और इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत सारा वर्क बहुत सारा वर्क करता है। मिसाल के तौर पर वो सिलेक्ट करता है कंटेंट को, वो स्ट्रक्चर बनाता है कंटेंट को, वो इंटेलेक्चुअल एक्सेस देता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो प्रिजर्व करता है इंटीग्रिटी एज ए कलेक्शन। ठीक, यहाँ पे हमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेटर की ज़रूरत भी पड़ती है, जो हार्ड कॉपी को या पेपर को, हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन की, यह भी याद रखना। फिर यहाँ पे आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है ये डिजिटल फेस ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है। यानी कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को जब हम डिजिटलाइज करेंगे उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि यह हमें यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड होता है जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्री या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसकी कोई फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं होती। ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर डिजिटल लाइब्रेरी का ये है कि ये शुरू करती है पर्टिकुलर कम्युनिटी को शुरू करती है जो डिफरेंट लोकेशंस भी हो, जो डिफरेंट लोकेशंस पे हो, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये शुरू करती है। ठीक, यानी कि मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं कैसे समझाऊंगा कि अगर आप आज लॉकडाउन में देख रहे हो कि अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास पढ़ना है केमिस्ट्री का, उसके लिए उनको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने घरों में ही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। इसी का मतलब है कि सर्व पर्टिकुलर कम्युनिटी इवन इफ द कम्युनिटीज आर वाइड स्प्रेड। ठीक, यहाँ पे हमें स्किल्ड लेबर और कंप्यूटर स्पेशलाइज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्किल्ड लाइब्रेरियन और यहाँ पे हमें स्किल्ड लाइब्रेरियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है ये एक टेक्निकल लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम कैसे कलेक्ट कर सके, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और स्किल्ड लाइब्रेरियन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था डिजिटल लाइब्रेरी का। अब इश्यूज डिजिटल लाइब्रेरी के कौन कौन से हैं, इन इश्यूज से क्या चीज़ें पैदा होती हैं, कौन सी ड्रॉबैक्स पैदा होते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के। इन इश्यूज से जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल लाइब्रेरी में होती है वो लेस फिक्स्ड होती है,
इसको इजीली कॉपी किया जा सकता है और ये रिमोटली एक्सेसिबल तो होती है मल्टीपल यूज़र्स को, जिनको ये यूज़ भी नहीं करनी पड़ती है या जो इसको अनलॉफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। अच्छा, ये ड्रॉबैक्स पैदा किन इशू से हुई है? पहला इशू है टेक्निकल आर्किटेक्चर। टेक्निकल आर्किटेक्चर में क्या आता है? इसमें है आपको क्या चाहिए? हाई स्पीड लोकल इंटरनेट। हाई स्पीड लोकल इंटरनेट चाहिए आपको। ठीक, दूसरा इसमें हमें रिलेशनल डाटाबेस चाहिए ताकि जो सपोर्ट कर सके वेरियस डिजिटल फॉर्मेट्स को। जो भी हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमें रिलेशनल डाटाबेस चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमें फुल टेक्स्ट सर्च इंजन चाहिए ताकि डाटा को एक्सेस कर सके, ताकि डाटा कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सके। इसीलिए हमें फुल टेक्स्ट सर्च इंजन यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट भी चाहिए। ठीक, टेक्निकल आर्किटेक्चर जो होता है वो मोनोलिथिक नहीं होता, याद रखना। टेक्निकल आर्किटेक्चर मोनोलिथिक नहीं होता, इसके लिए हमें सेपरेट सिस्टम और रिसोर्सेज चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल आर्किटेक्चर के लिए ये इकलौता काम नहीं कर सकता, इसके लिए सेपरेट सिस्टम चाहिए। टेक्निकल आर्किटेक्चर मोनोलिथिक नहीं होता, यानी कि ये इकलौती एक कंप्यूटर ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी सिस्टम चाहिए, डिस्परेट चीज़ें, डिस्परेट चीज़ें चाहिए। ठीक, फिर यहाँ दूसरा जो इशू होता है वो बिल्डिंग कलेक्शन का इशू होता है। अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करना है उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी को जो हम बिल्ड करते हैं उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? डिजिटाइजेशन की। आपको हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपको ओरिजिनल डिजिटल वर्क चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक्सेस होना चाहिए एक्सटर्नल मटेरियल का भी। तो जब भी आप किसी डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शन को बिल्ड करेंगे उसके लिए आपको डिजिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ओरिजिनल डिजिटल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक्सेस होना चाहिए एक्सटर्नल मटेरियल का। ठीक, ये बिल्डिंग डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम मेटा डाटा कहते हैं। मेटा डाटा, अब ये मेटा डाटा होता क्या है? ये प्राइमरी थिंग होता है किसी भी लाइब्रेरी में। प्राइमरी थिंग होता है किसी भी लाइब्रेरी में। मेटा डाटा असल में होता क्या है? जब आप किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन बयान करते हो डिस्क्रिप्टिव सूरत में, उसके लिए आपको टाइटल होना ज़रूरी होता है। यानी कि इस इंफॉर्मेशन का टाइटल क्या है उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स फॉर मेटा डाटा क्या है? ACCR2R, AACR2R, याद रखना। लाइब्रेरी स्टैंडर्ड मेटा डाटा के लिए है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइब्रेरी स्टैंडर्ड मेटा डाटा के लिए क्या है? AACR2R। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग लेंथी प्रोसेस होता है, इसीलिए सिंपल स्कीम आई थी मेटा डाटा के लिए जिसको डुबलिन कोर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुबलिन कोर कहते हैं। ये हमें कोर एलिमेंट देता है, कोर एलिमेंट देता है, इससे हम मेटा डाटा को जल्दी तैयार कर सकते हैं डुबलिन कोर से। ठीक, ये आप याद रखना। फिर दूसरी एक और इशू आ जाता है जिसको हम कॉपीराइट इशू कहते हैं या राइट टू मैनेजमेंट, ये भी इशू आता है। जैसे कि आप जानते हो कि डिजिटल लाइब्रेरी में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉपीराइट भी किया जा सकता है, तो ये भी एक इशू है।
इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया ताकि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये प्रोवाइड कर सके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को विदाउट वायलेशन। उसको राइट टू मैनेजमेंट कहते हैं, इसको राइट टू मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, तो कॉपीराइट भी एक इशू था, इसको सॉल्व किया गया राइट टू मैनेजमेंट के, राइट्स मैनेजमेंट के ज़रिए। ठीक, फिर प्रिजर्वेशन भी एक इशू आ जाता है डिजिटल लाइब्रेरी में। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको डाटा को प्रिजर्व करना है या इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत चाहिए, स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत चाहिए, एक्सेस टू कंटेंट, जो आपने स्टोर डाटा किया या इंफॉर्मेशन की उसकी एक्सेस होनी चाहिए, उसकी एक्सेस होनी चाहिए। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ फिक्स्ड मीडिया मटेरियल, जो भी मीडिया मटेरियल हैं उसको प्रिजर्व करना चाहिए। को ये कुछ इश्यूज़ हैं प्रिजर्वेशन में कि स्टोरेज, आपको स्टोरेज मीडियम होना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए। आप उस जो स्टोर्ड रिसोर्सेज हैं या स्टोर इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सके, प्रिजर्व स्टोरेज मटेरियल को हम एक्सेस कर सके, ये भी एक इशू है। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन में एक और बड़ा इशू आ जाता है जिसको हम टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। ऑब्सोलेसेंस और टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस क्या क्या कहता है कि अगर आपको कि कोई भी डाटा प्रिजर्व करना हो, इसके लिए आपको न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहिए, न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहिए वक्त के साथ। इसी को टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, यानी कि पुरानी टेक्निक्स ज़रूरत फिर काम नहीं आती, पुरानी टेक्निक्स काम नहीं आती, न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस हमें चाहिए डाटा को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे नेमिंग, आइडेंटिफाइंग इन परसिस्टेंस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। ये एक इशू है। अब नेमिंग क्या होता है? नेम्स क्या होता है? नेम्स आर स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स होती है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को। ये एक स्ट्रिंग्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है वो नेम्स के ज़रिए आप आइडेंटिफाई करते हैं। और ये पार्ट होता है डॉक्यूमेंट मेटा डाटा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट मेटा डाटा का, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट मेटा डाटा का। जैसे ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में ISBN नंबर होता है ना, ISBN नंबर होता है, उसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी में नेम होता है, नेम्स इन डिजिटल। जिस तरीके से ISBN ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में होता है उसी तरह नेम्स डिजिटल लाइब्रेरी में होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। एनी नेम सिस्टम मस्ट बी परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, जो भी नेम सिस्टम होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इनके बहुत सारे टाइम तक रहना चाहिए। ठीक, द यूनिक नेम एंड लोकेशन मस्ट बी सेपरेट। अच्छा ठीक, द यूनिक नेम एंड लोकेशन मस्ट बी सेपरेट, यूनिक नेम और लोकेशन सेपरेट होना चाहिए। अगर लोकेशन डिलीट हो गई ना तो नेम रहना चाहिए, या लोकेशन चेंज हो गई तब भी नेम रहना चाहिए, इसीलिए जो लोकेशन और नेम को सेपरेट होना चाहिए। ठीक, यानी कि आपने मिसाल के तौर पर इस साइट पे डाटा को कलेक्ट किया, इस लोकेशन पे डाटा को स्टोर किया, लेकिन नेम इसके लोकेशन के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। अगर लोकेशन डिलीट हुई ना, ये लिंक डिलीट हुई भी, तब भी डाटा डिजिटल लाइब्रेरी का जो डाटा वो दूसरे लोकेशन पे दूसरे नेम से हम सर्च कर सकते हैं, वो हम फिर नेम से भी सर्च कर सकते हैं, इसीलिए नेम और लोकेशन सेपरेट होना चाहिए। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास PURLs आ गए, जिसको हम परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। PURLs, जिसको परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, PURLs को हम परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ये स्कीम होती है जो डेवलप की, किसने डेवलप की? OCLC ने। याद रखना, इस स्कीम को किसने डेवलप की? OCLC ने। ये सेपरेट करती है डॉक्यूमेंट नेम को लोकेशन से।
जो मैंने पहले ही कहा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है, ये सेपरेट करता है लोकेशन को, नेम को लोकेशन से, ताकि फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। यानी कि हमें फाउंड करना है, डाटा को फाउंड करना है, हम डिफरेंट साइट से इस डाटा को फाउंड कर सकते हैं। किस बुनियाद पर? नेम की बुनियाद पर, न कि लोकेशन की बुनियाद पे। ठीक। फिर एक और चीज़ आ जाता है URNS, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम क्या होता है? ये एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। ठीक। नॉट नेमिंग स्कीम, बट ये क्या करता है? ये आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करता है। आइडेंटिफायर्स को ये डिफाइन करता है। ये नेमिंग स्कीम नहीं होता, बल्कि ये आइडेंटिफायर्स जो डाटा को एक्सेस करते हैं उनको ये डिफाइन करता है। ठीक। फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। DOI भी इंपॉर्टेंट है। DOI होता क्या है? मेथड बाय विच डिजिटल ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। ये वो मेथड होता है जिससे हम डिजिटल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो DOI, जिसको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं, URN यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, और PURLS परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने कौन कौन सी चीज़ें जो अभी तक पढ़ी उसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आपको भी याद रह जाए। हमने डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा। डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डिजिटल लाइब्रेरीज को किसने, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? वेनियर बशेस मेमैक्स से, यहाँ से डिजिटल लाइब्रेरी इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। ठीक। अब डिजिटल लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कहते हैं, या वर्चुअल लाइब्रेरी भी कहते हैं, या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स भी कहते हैं। ठीक। और डिजिटल लाइब्रेरी को सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे, ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ये डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होती है, जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन असल में जो डिजिटल लाइब्रेरी की डेफिनेशन दी थी वो डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन ने दी थी। वो क्या कहता है कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड स्टाफ। इसमें स्पेशलाइज्ड स्टाफ भी होना चाहिए, और जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को। ठीक। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो क्या क्या करता है, जो हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, PDF फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? ये डिजिटल फेस ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है ना, डिजिटल फेस ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है। फिर हमने और क्या पॉइंट पढ़ा कि डिजिटल लाइब्रेरी इसमें कोई फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड नहीं होता। ये एक और पॉइंट क्या है कि ये हमें पर्टिकुलर कम्युनिटी इस को एक्सेस करती है डिफरेंट लोकेशन से भी। ठीक। यहाँ पे स्किल्ड लेबर और टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें कोहेरेंट इन्फॉर्मेशन देती है। डिजिटल लाइब्रेरी हमें कोहेरेंट इन्फॉर्मेशन देती है, ये आप याद रखना, ये हमें कोहेरेंट इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक। अब इशू डिजिटल लाइब्रेरी में कौन कौन से हैं? पहला इशू जो है वो टेक्निकल इशू, टेक्निकल आर्किटेक्चर में इशू आ जाता है, क्योंकि टेक्निकल आर्किटेक्चर में हमें क्या ज़रूरत है? लोकल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, रिलेशनल डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है जो सपोर्ट करे वैरायटी ऑफ डिजिटल फॉर्मेट को। ठीक। ये हमें फुल टेक्स्ट सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक्सेस कर सके डाटा को। ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक। यह आप याद रखना। ये जो टेक्निकल आर्किटेक्चर होता है ये मोनोलिथिक नहीं होता, बल्कि इसमें हमें मुख्तलिफ सिस्टम्स होती है, ये मोनोलिथिक नहीं होता। फिर बिल्डिंग, अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी को बिल्ड करना है उसमें भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। डिजिटलाइजेशन में इशू आ जाए। डिजिटल होता क्या है? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, हार्ड पेपर को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना।
ओरिजिनल वर्क को एक्वायर करना, एक्सटर्नल मटेरियल को एसेस करना, ये कुछ बिल्डिंग कलेक्शन में कुछ मुश्किलात हैं। ठीक, फिर मेटाडाटा प्राइमरी थिंग होता है किसी भी लाइब्रेरी में। इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो है AACR2R, लेकिन ये लेंथी स्टैंडर्ड है, लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग स्टैंडर्ड है। इसलिए डुबलिन कोर का सिंपल स्कीम डुबलिन कोर का वजूद आया, जिससे मेटाडाटा को दिया सिंपली, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पीरियड में। फिर यहाँ पे कॉपीराइट का भी इशू आता है। इस कॉपीराइट को सॉल्व करने के लिए राइट्स मैनेजमेंट आया, जो हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देगा विदाउट वायलेशन। फिर प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन में हमें क्या होना चाहिए कि हमें रियल इशू प्रिजर्वेशन में होता है, जिसको हम टेक्निकल ऑब्सोलेंस कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। इस ऑब्सोलेसेंस में क्या होता है कि हमें नई टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी में, नई टेक्निकल सॉल्यूशंस किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी में चाहिए। ठीक, इसमें हमें स्टोरेज मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रिजर्वेशन में। उस प्रिजर्व्ड मटेरियल को एक्सेस करना, ये भी एक इशू होता है डिजिटल लाइब्रेरी में। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फिक्स्ड मीडिया मटेरियल भी एक इशू होता है, इसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक, अब नेमिंग याद रखना, नेमिंग आइडेंटिफाइंग भी एक इशू है डिजिटल लाइब्रेरी में। नेमिंग क्या होता है, नेम स्ट्रिंग्स होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिजिटल ऑब्जेक्ट, इसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। नेम्स क्या होता है कि नेम जिस तरह ISBN नंबर होता है ना ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में, इसी तरह नेम्स भी होता है। ठीक, ये जो नेम्स होना चाहिए, नेमिंग होनी चाहिए, ये परसिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक, ये नेमिंग और लोकेशन सेपरेट होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रखना। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्कीम्स आए, 3 स्कीम्स आए। पहली स्कीम जो है इसको हम PURLS कहते हैं, PU परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, ये लोकेशन और नेमिंग को सेपरेट करता है। इससे क्या होती है, फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को फाउंड करने में हमें मदद देता है ये। ठीक, एक और इशू आता है जिसको हम URNS कहते हैं, URNS। यू का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। इसमें हमें ये नेमिंग स्कीम नहीं होता, बल्कि ये डिफाइन करता है आइडेंटिफायर्स को। ठीक, फिर लास्ट में आ जाता है DOI, जिसको हम डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। ये क्या करता है, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट जिसको हम एक्सेस करते हैं उसको ये आइडेंटिफाई करता है, तो DOI इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक।